धौंकने की भांति तेज दौड़ती सांसें कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई दो दिलों को मिलाने का प्रयास कर रही है। बिस्तर की चादर सिकुड़ गई है। बिस्तर पर पड़े सुहाग के कपड़े नीचे गिर गए। ये वह समय जब मदहोशी में इंसान सब भूल जाता है। प्रेम क्रीड़ा पूर्ण हुई। मध्यम रोशनी में राजन ने कपड़े उठाए, सुहाग का जोड़ा पूर्वी पर डाला, खुद कपड़े पहन 10वें माले पर बने फ्लैट की खिड़की से के बाहर अंधकार को देखते हुए सिगरेट सुलगाई। क्या ये वही प्रेम है जिसका जिक्र पिताजी ने दलील देते हुए कहा था कि शादी के बाद प्रेम हो जाएगा? बस यही पल दो पल का भौतिक सुख जो प्रेम नहीं हो सकता। अगर खूबसूरत शरीर का भक्षण करना ही प्रेम है तो मैं ऐसे प्रेम का त्याग करना सही समझूंगा। मैं सुमन को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो अपराध मुझसे हुआ उसका कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। सुमन और मैं पिछले 2 साल से साथ थे। एक दूसरे संग जीवन बिताना चाहते थे। हमेशा से प्रेम के दुश्मन समाज ने आज हम 3 जिंदगियों को बलि चढ़ा। सुमन ने फांसी लगा ली और पूर्वी, जिसका कोई दोष नहीं, वो बेवजह इन सब में अपना जीवन खराब कर डालेगी, क्योंकि मैं उसको कभी दिल से अपना नहीं पाऊंगा। शादी के बाद यह एक साथ हमारी पहली रात है। उसको अपनाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। नज़रों के सामने सिर्फ सुमन ही थी। प्रेम शारीरिक और मानसिक होता है। शारीरिक प्रेम मानसिक प्रेम में तब्दील हो ही जाता है। पुराने ज़माने में शादी पहले होती थी और प्रेम बाद में अपने आप हो जाता था। यही सब दलील देकर पिताजी और माँ ने मुझे शादी के लिए मना ही लिया। सुमन और पूर्वी में ज़मीन आसमान का अंतर है। साधारण से दिखने वाली सुमन, अप्सरा से दिखने वाली पूर्वी, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी सुंदर लड़की को पाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन सिर्फ सुंदर होना ही काफ़ी नहीं होता। गांव की गंवार और शहर की सुमन की मानसिकता में भी फ़र्क है। सुमन पढ़ी लिखी, मुझे समझने वाली लड़की, जिसको मैंने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ा नहीं, मार डाला। मैं ही कातिल हूँ। उसने प्रेम निभाया और मैं कायर। मैं क्या कर रहा हूँ? भौतिक सुख ले रहा हूँ। यह हमारा दिमाग बड़ा ही विचित्र होता है। पल भर में कितना कुछ सोच लेता है। कुछ गलत सही सवालों में उलझकर मन को व्यथित कर डालता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। साथ जीने मरने की कसमें खाने वाला राजन पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। कमरे में राजन घुटने के बल बैठा सुलग रहा है उसका दिल। बिस्तर पर बैठी पूर्वी कमरे के फर्श पर पड़ी जलती हुई सिगरेट के धुएं में अपने भविष्य को तलाश रही है। दोनों की लाल आंखों को देख भाई भाभी मजाक कर रहे हैं। पूर्वी ने बड़ों के पैर छुए, भाभी से गले लगे, कुछ कानाफूसी हुई और ठहाके। बहुत हुआ हंसी ठट्ठा। बहू नहा ले, पूजा में बैठना है, फिर कल तुम लोग चले ही जाओगे। सासू माँ ने कुछ ऐसे लहजे में कहा जो चुभन से लगे। हनीमून के लिए नैनीताल की तैयारी करने में बड़े भाई ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। सब कुछ तय था, बस तय नहीं था तो राजन का दिल। पूर्वी पूरा दिन मुंह दिखाई या ऐसी बाकी रस्मों में व्यस्त रही। राजन कमरे में सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाते हुए सुमन के ख्यालों में लीन रहा। सुहाग की दूसरी रात पूर्वी दूध का गिलास लेकर हाथ में कमरे में आई। धुएं के बीच दम घुटने लगा। पूर्वी पर राजन बिस्तर पर राजन पैर पर पैर रख कर लेटे हुए कुछ पढ़ रहा है। पूर्वी को दूध का गिलास लिए गर्दन झुकाए खड़ा देख राजन बोला, दूध पीकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। एक रूखा सा व्यवहार नई नवेली दुल्हन ही क्या किसी को भी पीड़ा देने के लिए काफ़ी था। टेबल पर दूध ढक कर रख दिया। बिस्तर के दूसरे कोने में सिमट कर लेट गई। बत्ती बुझ गई, लेकिन नींद दोनों के ही आंखों को जगाए हुए है। शायद दोनों ही खुली आंखों से सोते हुए अपने अपने ख्वाबों में व्यस्त हैं। किसी अप्रिय घटना का घटना निश्चित लगता था। हवा से बातें करती हुई गाड़ी काली सड़क पर दौड़ रही है। सुहाना मौसम और उस पर पहाड़ी नज़ारे दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं दे रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। दोनों पिछली सीट पर अनजान से बने बैठे हैं। 5 घंटे का लंबा सफ़र खामोशी में बीता। पहाड़ियों से घिरा नैनीताल, खुशनुमा मौसम, बादलों को करीब से निकलते महसूस कर सकते हैं, लेकिन राजन और पूर्वी पास होते हुए भी एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे। पहाड़ी पर बने होटल का सुंदर कमरा जो हनीमून स्पेशल कहलाता है, सच में स्पेशल है। सजा हुआ बिस्तर, शीशे पार दिखती पहाड़ी वादियाँ भी रिझाने में विफल हुई। राजन ने सिगरेट निकाली। पूर्वी ने पलट कर देखा और कमरे से बाहर निकल गई। राजन ने कोई परवाह नहीं की। सिगरेट जलाई, शीशे के नज़दीक खड़ा हो गया। नीचे गोल टेबल लगी है। कुछ 4-5 लोग अलग अलग टेबल पर बैठे चाय की चुस्की लेके साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे थे।
पूर्वी एक टेबल पर शॉल ओढ़े जा बैठी। पूर्वी ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। राजन न चाहते हुए भी 2 कदम पीछे हो गया, ऐसे जैसे कोई एक चोर एक सिपाही को देखकर घबरा जाता है। इस बेचारी का क्या दोष है? सच में 2 परिवारों के फैसले ने इस जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर डाली। पहाड़ी इलाके में दिन जल्दी ढलता है। अभी 7 ही तो बजे हैं। ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए पूर्वी कमरे में दाखिल हुई। इतनी देर कहाँ लगाई, बता कर तो जाना था। लगभग डांटते हुए राजन ने अपनी बात कही, इसलिए क्योंकि उसके स्वर तेज थे लेकिन अपनापन नहीं था। पूर्वी बिस्तर के कोने में सिमट कर लेट गई। खिली हुई धूप पहाड़ी वादियों को और भी खूबसूरत बना देती है। दोनों टहलते हुए वादियों का नज़ारा ले रहे हैं। दूर पहाड़ियों पर जमी बर्फ शायद दोनों के मुंह में भी जमी हुई है। 2 पहाड़ियों के बीच तार के सहारे चलने वाले हिंडोले की सवारी में सवार दोनों जन नीचे खाई की गहराई का जायजा ले रहे हैं। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो चली गई और मैं कायरों की तरह जी रहा हूँ। अब समय आ गया है प्यार के वादे पूरे करने का। मुझे भी मर जाना चाहिए। राजन का एक हाथ सेफ्टी बेल्ट पर गया। सेफ्टी बेल्ट खोलकर कूद पाता पूर्वी बोल पड़ी, जब से मेरा रेप हुआ है तब से हमेशा आत्महत्या के ख्याल आते हैं। इस गहरी खाई को देखकर भी यही, इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले राजन ने सेफ्टी बेल्ट छोड़ पूर्वी का हाथ पकड़ लिया। रेप, एक ऐसा शब्द जो किसी को भी झकझोर दे। कोई व्यक्ति कैसे दरिंदा बन सकता है? ऐसी मासूम लड़की को कोई कैसे कष्ट दे सकता है? अपने आत्महत्या के ख्याल और कूदने का प्रण कर कूदने के लिए तैयार होने पर भी राजन सामान्य था, लेकिन रेप शब्द सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी और के किए कुकर्म की सज़ा खुद को देना कायराना है। ऐसे पापी को सज़ा मिलनी चाहिए। खुद को मार कर ऐसे पापी को छोड़ देना पाप होगा। लग रही है, पूर्वी ने कसमसाते हुए हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। रजत ने महसूस किया उसने पूर्वी का हाथ कुछ इस तरह जकड़ा था कि उसके हाथ की नाड़ियां तक थम गई। पकड़ ढीली हुई लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। छोड़िए ना, कूद नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको अपने दिल का हाल बता रहे हैं। इस बार कहते हुए पूर्वी की आंखें एक बूंद ढुलक गई। यह तो सिर्फ फ़र्क है गांव की और शहर की लड़कियों में। इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने तक में हमेशा पीछे रहती हैं। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। वो बहुत ख़ास रिश्ते में है, इसलिए आजकल यही तो हो रहा है। कोई नज़दीकी मासूमियत का लाभ उठाता है और मासूम समाज इज्जत, यही सब सोचकर खामोश रहती है। कौन है, बताओ मुझे। मैं राजन का खून खौल रहा था। गुस्से में भरे अल्फाज भी उसके गुस्से को बता नहीं पा रहे थे। टन्ने की आवाज़ के साथ सफ़र ख़त्म हुआ। हिंडोला वापस नीचे आ चुका था। राजन ने हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ते ही पूर्वी आगे बढ़ गई। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। राजन पीछे पीछे था और पूर्वी के कदम होटल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। बड़े हक के साथ उसने बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन यही पति अभी कुछ देर पहले खुद आत्महत्या करने जा रहा था, उस मासूम को एक अनजान शहर में छोड़कर। होटल के अपने हनीमून स्वीट में बेड पर दोनों एक साइड पैर लटकाए बैठे हैं। राजन समझदार है, वो रिग्गी नहीं होना चाहता। वह चाहता है उसे समय मिले जिससे वह खुलकर अपनी बात कह सके। सन्नाटे को तोड़ते हुए पूर्वी क्या आप सुमन से बहुत प्यार करते हैं? पूछते हुए उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर थी। सुमन, यह नाम इसको कैसे मालूम हुआ? ये कैसे जानती है हमारे प्यार के बारे में? मेरे लिए उसका सवाल ऐसे ही था जैसे कोई दुश्मन मेरे सामने पिस्तौल लिए खड़ा हो और मारने की धमकी देकर मुझ पर गोली दाग रहा हो। हाँ, हम पिछले 2 साल से साथ ही थे, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? राजन ने बचाव करते हुए पलट कर सवाल किया। पहली रात आप उसी का नाम ले रहे थे। आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आपका प्यार सच्चा था तो आपको लड़ जाना चाहिए था सबसे। अभी भी पूछते हुए उसकी नज़र नीचे ही थी। क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? आज भी आंखें बंद करते ही उसका ख्याल आता है। उसके शरीर की खुशबू अभी भी मुझे महका जाती है। वो मेरे रोम रोम में बसी है। मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। सही कहा तुमने, मुझे सबसे लड़ जाना चाहिए था, लेकिन इतिहास गवाह है, इंसान हारता है तो सिर्फ अपनों से। पिताजी ने इज्जत का हवाला दिया, समाज का डर दिखलाया और मैं कायर, लड़ने की जगह हथियार डालकर उनकी खुशी के लिए कुर्बान हो गया। जुबान लड़खड़ाने लगी थी। रुआं से शब्द अब आंखों को भिगो रहे थे। इन सब में हमारा दोष क्या है? आप खुद अकेले कुर्बान नहीं हुए, आपने अपने साथ हमारी जिंदगी भी कुर्बान की है। एक लड़की का सपना होता है उसकी शादी, उसको चाहने वाला पति। सपने टूटे तो कोई बात नहीं,
सपने इंसान समय के साथ बदल डालता है, लेकिन ज़िंदगी ही टूट जाए तो उसे कौन संवारेगा। इस बार नीची निगाहें राजन की आंखों में झांक रही हैं। राजन की भीगी आंखों में नमी वापस ले ली। मैं शादी से पहले सब बता देना चाहता था, लेकिन तुमसे कह नहीं पाया। सोचा शायद पिताजी सही हों, मैं ही गलत हूँ। ऐसा नहीं, मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन उसके कातिल होने का एहसास मुझे आत्मग्लानि से भर देता है, और यह आत्मग्लानि मुझे जीने नहीं दे रही। कातिल किसके? वो मेरी आंखों में लगातार देखे जा रही थी। अब मैं उससे अधिक नज़र नहीं मिला सकता था। कातिल तो मैं था ही, लेकिन अब इस निर्दोष का भी गुनहगार हूँ। मैंने नज़र नीचे की, जेब से मोबाइल निकाल कर एक फ़ोटो उसको दिखाई। फंदे पर लटकी हुई सुमन और उसका भेजा हुआ अलविदा का अंतिम मैसेज। पूर्वी नज़र टिकाए फ़ोटो को देखती रही। शायद इस फ़ोटो को देखकर वो मेरे जज्बात को समझ सके। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने हिम्मत दिखाई और मौत को गले लगा लिया, और मैं कायरों के जैसे शादी करके हनीमून के लिए आया हूँ। अगर तुम उस समय वो रेप वाली बात ना कहती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। मैं लगभग अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल कर कूदने ही वाला था। पिछले 2 दिनों से हिम्मत जुटा पाया हूँ, लेकिन अब तुम्हें इंसाफ दिला कर ही मैं उसका खून कर डालूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये करतूत की। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। मरना तो था ही, उसको मार कर मरूंगा। उसका नाम बताओ, कौन है वो? राजन की आंखें लाल हो गई। उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। पूर्वी अभी भी फ़ोटो को ही देख रही थी। हम कमरे में अकेले थे, इंतज़ार कर रहे थे अपनी आने वाली खुशनुमा ज़िंदगी का। हम नहीं जानते थे जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो इंसान नहीं, कोई दरिंदा निकलेगा। नशे की हालत में कमरे में आए, हमारे कपड़े अस्त व्यस्त किए और लगे हमारे जिस्म को नोचने। हम सब कुछ भूल जाते, उसको भी प्यार समझते, लेकिन जब आप प्यार करते हुए सुमन का नाम ले रहे थे तब हमें एहसास हुआ यह प्यार नहीं, हमारी सुहागरात नहीं, बल्कि हमारा बलात्कार है। दरिंदे की तरह आप हमें लूट रहे थे। आपने तनिक भी हमको जानने की कोशिश नहीं की। आप सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहते थे। आप इस फोटो को देखकर इतने खिन्न हुए कि आप क्या कर रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम था। मैं कैसे कहूँ वो मेरी सुहागरात थी? मैं कैसे मानूँ कि वो प्यार था? वैसे भी ये लफ्ज़ मुझे कभी समझ आया ही नहीं। प्यार, लोग कहते हैं प्यार एक एहसास है जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। 2 जिस्मों को एक करता है, लेकिन वो एहसास कहाँ था? वहाँ तो पीड़ा थी, दर्द था। दर्द उसके पति का किसी और लड़की का नाम लेकर उसके साथ वो शांत हो गई। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। वो अभी भी मोबाइल की फ़ोटो में मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये वास्तविकता थी जिसको झुठलाया नहीं जा सकता था। जो कुछ उसने कहा 100% सही था। वो सुहागरात हो ही नहीं सकती। ये कैसा प्रयास था जिसने मुझे दरिंदा बना दिया? ये कैसा प्रयास जिसने मुझे एक मासूम का बलात्कारी बना डाला? अभी तक कातिल होने की आत्मग्लानि मुझे खाए जा रही थी। अब एक बलात्कारी होना मेरे लिए घातक ही था। मैंने दोनों हाथों से मुंह को ढके अपने आंसुओं को छुपा रहा था, जबकि नहीं जानता था कि उसको मेरे इन आंसुओं से कोई प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं। मालूम है, जब हम हॉस्टल में थे तो बहुत लड़के प्यार का ऑफ़र लेकर आया करते थे। हम कभी समझ नहीं पाए उनको कैसे एक बार देखकर प्यार हो जाता है, जबकि हम चाहते थे प्यार का एहसास हो, प्यार जो एक दूसरे के जिस्म से ना हो, सिर्फ दिलों से हो। लेकिन ऐसा प्यार मिला ही नहीं। कोई कैसे एक दूसरे से बिना अच्छे से जाने प्यार कर सकता है? माँ भी बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है तभी प्यार कर पाती है। दूसरे के बच्चे को कोई भी औरत वो ममता नहीं दे सकती। जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहकर पढ़ते हैं, दूर नौकरी करते हैं, उनका प्रेम अपने माँ बाप के प्रति कम हो जाता है। तब कैसे कोई जिस्म से प्यार कर जिंदगी भर निभाएगा? हमने सोचा था हमारा पति हमको समझ कर हमें प्यार करेगा, लेकिन आप भी सिर्फ शरीर। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप जिस्म से प्यार करते हैं। आज आपको दुख इस बात का नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया, बल्कि दुख इस बात का है कि आपके कारण उसने आत्महत्या कर ली। नॉर्मल भी अगर कोई किसी के लिए आत्महत्या कर ले या उसके कारण किसी की जान चली जाए तो आत्मग्लानि होना स्वाभाविक है। बस आपके साथ भी यही है। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मेरा उसके साथ जिस्मानी नहीं था। मैंने कभी उसको गलत नज़रिए से छुआ तक नहीं था। हम दोनों एक दूसरे संग जीवन बिताना चाहते थे। मैं आगे कुछ कहता उससे पहले वो खिसक के मुझसे सटकर बैठ गई। मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपको लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन सच कुछ और ही है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह फ़ोटो झूठी है। सोचने वाली बात है, जब इसने आत्महत्या कर ली तो इसने ये फ़ोटो कैसे भेजी?
मेरी नज़र फोटो पर गड़ गई। पूर्वी सवाल भरी निगाहों से मुझे घूर रही है। एकदम सही पकड़ा इसने। मरने के बाद कोई कैसे फ़ोटो भेजेगा? फिर भी दिमाग तो दिमाग ही है, और वो भी प्यार का मारा। राजन, हो सकता है बाद में किसी और ने भेजी हो। पूर्वी, किसने? उसके पापा ने, या माँ बहन ने, या फिर पुलिस ने? रजत, कोई भी हो सकता है। देखो, फंदा गले में है और पैर हवा में। ऐसे भला ये फ़ोटो झूठी कैसे हो सकती है? पूर्वी, ऐसे प्रैंक हमने हॉस्टल में बहुत किए हैं। कोई भी माँ बाप पहले अपनी लड़की को नीचे उतारेगा या पहले फ़ोटो खींच कर उसके आशिक को भेजेंगे? पुलिस ने भेजी होती तो अब तक आपके पास तहकीकात के लिए आ चुकी होती। अच्छा, ये देखिए, फ़ोटो पर उंगली रखते हुए बोली। पीछे दीवार पर घड़ी लगी है, उसमें 4 बजे हैं, और ये मैसेज आपका 4:02 पर आया है, ठीक हमारी शादी से 1 दिन पहले, और आत्महत्या करने के ठीक 2 मिनट बाद। राजन, तुम्हारे कहने का मतलब वो जिंदा है? मैं शादी ना करूं इसके लिए यह सब किया? पूर्वी, अब समझ आया आपको? राजन, जो अब तक उसको गांव की गंवार और अनपढ़ समझ रहा था, उसकी समझदारी का कायल था। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? पूर्वी के माथे पर सिकुड़न आ गई। आश्चर्य से पूछा, क्या आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते? राजन, बस यही समझ लो, कोशिश भी नहीं की। पूर्वी, हमने MBA किया है दिल्ली से, वहीं हॉस्टल में रहते थे। पढ़ने के बाद जॉब भी करना चाहते थे, लेकिन पापा ने नहीं करने दिया। बोले शादी के बाद सोचना। उसने एक छोटी सी अंगड़ाई ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो उसकी जॉब नहीं करने की ख्वाहिश पर पूरा न होने के कारण थी। राजन, हाँ तो अभी कौन सी देर हुई है, यहाँ कोई जॉब देख लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पूर्वी, नहीं, अब नहीं करनी। राजन, क्यों? अभी तो तुमने कहा। पूर्वी, हाँ लेकिन अब नहीं हो पाएगा। भैया भाभी दूसरे शहर रहते हैं और मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में जॉब करूँगी तो मम्मी जी पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। कितना फ़र्क है सुमन और इनकी सोच में। सुमन ने तो पहले ही बोल दिया था कि शादी के बाद हम अलग रहेंगे, और मैंने भी मान लिया था कि मेरी आंखों पर प्यार का पर्दा इस कदर हावी था कि मैं अपना अच्छा भला बुरा नहीं जान पाया। माँ का नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा सा है, वो सही काम में भी कुछ न कुछ नुक्स सुना ही डालती हैं। ऐसे में उनके साथ रहना बेहद कठिन है। राजन ऐसा बोलकर पूर्वी को टटोलना चाहता था। पूर्वी, एक बार हम गिर पड़े थे, तब हमारे पैर की हड्डी टूट गई थी, बहुत दर्द हुआ, एकदम असहनीय पीड़ा थी। तब भी हमने पैर नहीं कटाया, उस पर प्लास्टर चढ़ाकर उसको ठीक किया। राजन, हाँ तो हड्डी टूटने पर कौन पैर कटाता है? पूर्वी को मुस्कुराता देख अपनी समझ पर रंज हुआ। इसके कहने का अर्थ यह था कि घर में कोई किस तरह का हो तो उसको निकाल नहीं देना चाहिए या उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि प्लास्टर रूपी प्यार का इलाज कर उसके स्वभाव को बदला जा सकता है। राजन, तुम हमेशा से ही इतनी समझदार हो या अभी मेरी संगत का असर है? वो खिलखिलाई। अब प्रोफेसर की बीवी भी इतना समझदार नहीं होगा तो लोग मजाक नहीं बनाएंगे। पूर्वी बिस्तर से उठते हुए बोली। आपको एक चमत्कार दिखाएं? राजन, दिखाओ। पूर्वी ने अपने पर्स से इत्र की बोतल निकाली और इधर उधर कुछ बूंदें छिड़क दी। राजन, इसमें चमत्कार जैसी क्या बात है? इत्र है, महकेगा ही। पूर्वी, आपने कहा था ना, उसके शरीर की खुशबू आज भी आपको महका जाती है। तो अब ज़रा लंबी सांस लीजिए और बताइए, उसकी महक आती है या हमारे इत्र की? मैंने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। एक इत्र के ऊपर कैसे पुरानी खुशबू बाकी रह सकती है? आंखें बंद करते ही सुमन नहीं बल्कि पूर्वी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मैं कैसे भूल जाऊं जो मैंने तुम्हारे साथ किया? भविष्य में मैं तुम्हें प्यार दे भी सकूंगा, इसका भी वादा मैं नहीं कर सकता। पूर्वी मेरे पास बैठते हुए मेरी आंखों में देखते हुए बोली। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। जो हुआ सो हुआ। कभी सुमन सामने आ गई तो क्या मैं अपने आप को रोक पाऊंगा? उसके साथ बिताए पल याद करके मैं कहीं इसको धोखा तो नहीं देने लग जाऊंगा? क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकोगी? पूर्वी, शक करना हर नारी की रग रग में बसा है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना भरोसा है कि हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। मुस्कुराकर इतने प्यारे लहजे में सरल शब्दों में बात कह देने का हुनर बहुत ही कम लोगों के पास होता है। इस अंदाज ने मुझे इतना लुभाया कि मैं उसको गले लगा लेना चाहता था, उसका मासूम सा चेहरा चूम लेना चाहता था। एक चुंबकीय शक्ति मुझे खींच रही थी। चुंबकीय शक्ति इतनी बढ़ी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, उससे लिपट गया। कमरे में फैली इत्र की खुशबू और उसकी मखमली बदन मुझे मदहोश करने लगा। उसके हाथ मेरी कमर पर थे। उसका विरोध ना करना मेरी उत्तेजना को बढ़ा रहा था। कंपनों ने सरकना शुरू कर दिया। चुंबनों के बाढ़ आ गई। अब पहले प्यार का एहसास था जो सुहाग रात के एहसास से कहीं अधिक था। यहाँ संतुष्टि थी। मेरे मन में सुमन का ख्याल कोसों दूर तक नहीं था।
बाहों में समाई सिर्फ पूर्वी थी। कमरे के ठंडे तापमान को हमारे शरीर की गर्मी गर्म कर रही थी। उसकी बंद आंखों में संतुष्टि का भाव देख पा रहा था। यह बलात्कार नहीं, पूर्ण प्रेम था। शादी को 8 साल बीत गए। सुमन का ख्याल कभी नहीं आया। 6 साल का बेटा बंटी जीवन में आ चुका था। पूर्वी ने घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। पूर्वी, हमेशा हम ही जाते हैं, आज आप जाइए। जानिए तो आपका बेटा क्या गुल खिला रहा है स्कूल में। आज बंटी के स्कूल की पीटीएम है। प्रोफेसर होने के बावजूद आज भी स्कूल के टीचर से मिलना मुझे मेरे स्कूल के क्रूर टीचर की याद दिलाकर मुझे डर का एहसास कराता है। अनमने मन से मैं बंटी का हाथ पकड़े स्कूल के कॉरिडोर में दरवाजे पर पड़े नंबर को देखता जा रहा हूँ। बंटी उछल उछल कर चल रहा है। वो खुश है कि आज उसके पापा साथ आए हैं। कमरा नंबर 135 के आगे मेरे कदम रुक गए। यही बंटी का क्लासरूम है। सामने लंबे सुलझे बालों वाली उसकी टीचर रजिस्टर में कुछ लिख रही है। मेरे कदम वापस हो गए। मैं मुड़ा ही था कि प्रिंसिपल ने मुझे पहचानते हुए कहा, बंटी का क्लासरूम यही है, मिस सुमन से मिलिए, हमारी बेस्ट टीचर। सुमन खड़ी हो गई। वो मुझे देखकर ऐसे सकपकाई थी जैसे मैं। उसका चमकता हुआ चेहरा, माथे पर बड़ी सी बिंदी जो वो हमेशा से लगाती थी। सुमन, हमारे शहर के नामी प्रोफेसर हैं ये, ध्यान रखना, कोई तकलीफ ना हो। प्रिंसिपल ने निर्देश दिया और चली गई। सुमन और मैं खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं। बंटी ने मेरा हाथ खींचते हुए ध्यान भंग किया। पापा मैडम को गुड मॉर्निंग तो बोलिए। सुमन बड़ा ही नटखट और समझदार है। आइए बैठिए ना। सुमन कुर्सी पर बैठ गई। सामने छोटे बच्चों के बैठने की बेंच पर बंटी और मैं। पूर्वी से कितनी ही बार मिली, नहीं जानती थी वो तुम्हारी, कभी याद नहीं आई मेरी। वो अपलक मेरी आंखों में देख रही थी। झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए बात को बदल देना उचित समझा। वो फोटो और वो अलविदा का मैसेज देख मैं समझा अगर उस दिन तुम मुझे बुलाती तो मैं ज़रूर आता। छोड़ो ये पुरानी बातें, ये बताओ कहाँ हो आजकल, शादी वादी हुई या नहीं। कहते हैं ना, गड़े मुर्दे और पुरानी बातों को जितना कुरेदा जाए बदबू ही आती है। इसलिए मैंने माहौल नरम बनाने की कोशिश की। जिस लड़की ने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया हो वो किसी और की नहीं हो सकती। उस दिन दम निकलने से पहले घर वालों ने बचा लिया, तभी आज सामने बैठी हूँ। वो अभी भी मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रही थी। उसके बोलने का अर्थ कुछ ऐसे था कि मैंने प्यार में बेवफाई की और वो अभी तक मेरे प्यार में किसी दूसरे को पसंद नहीं कर पाई। बंटी पढ़ने में कैसा है, मैंने सवाल बदला। सुमन एकदम तुम पर गया है, हाजिर जवाबी का तो पूछो ही मत। बंटी का गाल नोचते हुए बोली, अब चलना चाहिए। कहते हुए मैं खड़ा होकर लगभग दरवाजे तक आ गया। मैंने पलट कर देखा, उसकी पलकें भीगी हुई थी। उसकी भीगी पलकें उनके प्यार की सच्चाई बयान कर रही थी। देरी किए बिना मैंने पलटते ही कहा, सुमन बंटी मुझ पर नहीं पूर्वी पर गया है। मैं तो कभी हाजिर जवाब था ही नहीं। इतना समझदार होता तो आज तुम्हारे साथ होता, पूर्वी के नहीं। मुझे पिताजी की कही बात याद आ रही थी कि वो लड़की तेरे लायक नहीं है और प्यार का क्या है वो शादी के बाद हो जाएगा। आज बाप बनने के बाद समझ आया है, कोई भी पिता अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचता, उसके बेहतर जीवन के लिए निरंतर प्रयास करता है। जिस पिता को उस समय में अपना दोषी समझता था, आज उनकी कही एक एक शब्द सही लग रहे थे। घर पहुंचा तो कमरे में पूर्वी बिस्तर पर कपड़ों की तह बनाकर अलमारी में रख रही थी। जानती हो बंटी की टीचर कौन है? पूर्वी। हाँ, सुमन मैडम है ना। उसका ध्यान कपड़ों की तह बनाने में था। राजन, वो कोई और नहीं, वही सुमन है। पूर्वी। हाँ जानती हूँ, वही आपकी वाली सुमन। इस बार कपड़ों की तह बनाते हुए उसने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। राजन, फिर भी तुमने मुझे स्कूल भेज दिया, तुम्हें डर नहीं लगा? पूर्वी। डरना क्यों है? उसने भौं से कोड़ते हुए पूछा। राजन, वो आज भी मेरा इंतज़ार कर रही है, अगर मेरे कदम बहक जाते तो। पूर्वी। पहला प्यार है, आसानी से जाने वाला थोड़ी ही है। वो आज भी तुमसे प्यार करती है, मैंने देखा है उसकी निगाहों में। बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अगर आज भी आप उससे नहीं मिलते तो वो अपना भविष्य नहीं बना पाती। आज आपके वापस आ जाने से उसको महसूस हो चुका होगा कि उससे भी घर बसा लेना चाहिए। राजन, वो सब ठीक है, लेकिन मैं उसके आंसू देख पिघल जाता, तुम्हें छोड़ उसके संग चला जाता तो। मैं आपको कभी जाने नहीं देती। मैं बिस्तर पर बैठ गया, पैर लटके हुए थे, ऐसे ही पीछे लुढ़क गया। आंखें बंद की तो दोनों के चेहरे सामने थे। एक तरफ भीगी पलके लिए सुमन, दूसरी तरफ आत्मविश्वास से भरी हुई पूर्वी।
बंटी मेरी छाती पर चढ़ बैठा। पापा चलो ना कहीं घुमाने ले चलो। कमरे में दाखिल होती हुई पूर्वी, छोड़ना मत बेटा जब तक ना माने। हंसी ठहाकों से कमरा गूंज रहा था। क्या यही खुशहाल जिंदगी मुझे सुमन के साथ मिल सकती थी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कैसी लगी वीडियो ये भी बताइए। अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक कीजिए। ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।